प्यारे भाइयों, मैं बचपन से ही कुछ नया करने की सोचता रहता हूँ और मैं छोटी उम्र में ही खोज चालू कर देती। सबसे पहली मेरी जो खोज हुई थी, मैंने पेपर में देखा कि उसमें वैज्ञानिकों को मच्छर का लार्वा नहीं मिला। लार्वा, अंडे से पहले लार्वा बनता, फिर मच्छर बनता। तो मैं खाली पेपर में देखने के बाद, उस समय ना टेलीविज़न थे, ना ये आजकल के फ़ोन थे, ना नेट था। ये बात होगी 80-85 की। तो मैं जब पेपर में देखा कि लार्वा वैज्ञानिकों को नहीं मिला, वो बड़ी कोशिश करते हैं, तो मैं उस समय उसके पीछे पड़ गया। मैं सुबह शाम जहाँ पानी होता था वहाँ जा खड़े हो जाता था, जहाँ मच्छर होता था वहाँ खड़े हो जाता था। इस ढंग से मुझे काफ़ी दिन बिना काम धंधे को देखे हुए मैं सुबह शाम देखता रहा। आखिर में मुझे कामयाबी मिली और मैंने वो लार्वा को खोजा, जो कि आज तक वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं। ये 40 साल पहले की बात है। और फिर उसके बाद मैंने जलवायु परिवर्तन, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं बवंडर आते हैं अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, जो बड़े बड़े भयंकर तूफ़ान आते हैं, जिससे जनधन की करोड़ों अरबों की क्षति होती है। फिर उसको मैंने खोजा। उसके लिए मुझे ग्लोबल वार्मिंग को खोजना पड़ा और ग्लोबल वार्मिंग के साथ जलवायु परिवर्तन को खोजा। तो उसमें मुझे सन 2010 से लेके 2007 में जाके कामयाब मिली। 7 साल लगातार, कभी धूप में, कभी बरसात में बादलों को देखना होता था, उसकी गहराइयों तक जाना होता था। उसके बाद जाके मुझे उसमें कामयाबी मिली और आज ईश्वर ने चाहा तो मैं सब चीज़ों को, जो अंधाधुंध महाराष्ट्र में बरसात होती है या पहाड़ों पे बादल फटता है, इन सब चीज़ों पे विज्ञान के थ्रू, क्योंकि ये सब चीज़ें कुदरती नहीं है। क्योंकि आज तक लोगों को सुना है कि ये कुदरत की मार है, ये कुदरत से हुआ है, जैसा यहाँ पे ऐसा आ गया तो ऐसा हुआ, ऐसा आया तो ऐसा हुआ। ये सोच है, वैज्ञानिक सोच नहीं है। विज्ञान ये सब ग्लोबल वार्मिंग की मार है, उसकी रोक है। जो चाहे जलवायु परिवर्तन है, वो चाहे ये अंधाधुंध बरसात, तूफ़ान भयंकर आने, इसको रोका जा सकता है। क्योंकि ये हमारे द्वारा फैलाई हुई ही है। तो हम लोग कोशिश करें तो इस चीज़ को 50% तक कम कर सकते हैं। चलो, और अब आगे आज जो है, हमारी सारी दुनिया कोरोना के मार के कगार पे है, जिसका हमको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो आपके सामने है। वैज्ञानिक, आज का वैज्ञानिक इसकी दवा के बारे में सोचता है, वैक्सीन के बारे में सोचता है, और सोचता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में करोड़ों अरबों रुपये सरकार का रोज लगता है। सरकार नहीं चाहती कि मेरा देश का कोई नागरिक बीमारी से ख़त्म हो। वो हर कोशिश करती है किसी तरह उसको बचाया जा सके। और मेरा मानना यही है कि अगर ये कोरोना कहाँ से पैदा हुआ है और वहीं पे इसको रोक दिया जाए, जो फैले ही ना, आगे इंसानों तक पहुँचे ही ना उसका वायरस। जब वायरस नहीं पहुँचेगा तो कोई बीमार नहीं होगा। तो जब कोई बीमार ही नहीं होगा तो ना लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी सरकार को, ना किसी दवाई और हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे लोग सुखी पर लोग सुहेले, नानक हर पर वो आपे मेले। उस ईश्वर के ऊपर भरोसा को, ये इसको रोकने की कोशिश करना चाहिए वैज्ञानिकों को, कि जहाँ से ये पैदा हो रहा है, जहाँ से वायरस पैदा हो रहा है। तो मेरी कोशिश, मैंने जिस दिन कोरोना चाइना से फैलना चालू हुआ तो मैं तो उसी दिन से इसकी खोज चालू कर दी थी।
उसी कोशिश में लग गया था कि ये आया तो कहाँ से आया। जब समाचार में देखा कि कोरोना वायरस सबसे पहले ये जो पक्षी है चमगादड़, उसके पंखों में पाया गया, तो मुझे एक मुद्दा मिल गया कोरोना खोजने का। मैं उसी दिन से उसके पीछे पड़ गया और हर समय सुबह शाम दिन रात मुझे ये धुन रहती थी कोरोना के वायरस इस पक्षी में कैसे आए। पक्षी में तो वायरस को कोई काम नहीं है। आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो होता है इसका खाना जो है वो चींटे हैं, चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, दीमक है, जो आम जंगलों में हर जगह पेड़ों में घास में पाई जाती है। इसका खाना वो है। लेकिन वहाँ तो कोरोना का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जब वहाँ कोरोना है ही नहीं तो आया कहाँ से, सवाल ये पैदा हुआ। आखिर मैंने जब गौर किया तो सारा मामला वुहान जो चाइना का मीट बाज़ार है, मेरा ध्यान वहाँ चला गया। जब वहाँ के ऊपर मैंने बहुत बारीकी सोची तो मैंने कहा वहाँ तो मीट है, हर तरह का मीट बिकता है, जिसमें बकरा है, मछली है, समुद्री जीव हैं, ये जंगली जीव हैं, जानवर हैं। तो मैंने कहा उसको तो खाने से होता है, वहाँ बहुत पहले होता, कई सालों से चल रहा है। आखिर फिर मैंने ये सोचा कि जब वहाँ पे मीट बाज़ार में दुनिया भर का मीट बिकता है तो उसमें जो है गाय भैंस का भी मीट बिकता होगा। वही गाय भैंस का, बैल का, जंगली गाय का या कट्टे का, बछड़े का, बैल का, तो ये मीट तो आम लगभग दुनिया में, वर्ल्ड में शायद मैं समझता हूँ कि हर जगह ही बिकता है। लेकिन इसके लिए एक और सोच थी कि इसी के लिए बूचड़ खाने बनाए जाते हैं, ना कि बकरों के लिए, मछलियों के लिए या छोटे जानवरों के लिए। और फिर सबसे ज़्यादा खून जब इसको काटते हैं तो एक जानवर में, गाय भैंस में 2 किलो तो होता ही होगा, इससे कम क्या होगा। ये तो मेरा अनुमान है। खैर मैं तो कोई ऐसा कभी आज तक ना देखा ना खाया, मैं तो सुना है या फिल्मों में देखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना बड़ा बाज़ार है, वहाँ को 5, 10, 15, 20 जानवर कटते ही होंगे, उसका ज़्यादा कटते हो, पैकिंग होती हो, कहीं दूर जाता हो, तो मेरा ध्यान उस तरफ गया। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि खाली उसका जो खून निकलता है तो 2.5 किलो भी निकलता है, 10 जानवर में 25 किलो हो जाएगा, 20 जानवर में 50 किलो हो जाएगा। तो जाएगा तो नाली में ही, मान ले जाए वो नाली में नहीं जाता, उसको किसी काम में लेते हैं। अगर किसी काम में भी लेते हैं तो कलेक्शन करते होंगे, ड्रमों में डालते होंगे, लेकिन फिर भी 10%, 15%, 5% कुछ ना कुछ तो वहाँ नाली में जाता ही होगा। और उसी नाली में जब वो काट के उसकी अंतड़ियाँ साफ़ करते हैं, जो अंदर की आंतें होती हैं जानवर की, जब उसको साफ़ करते हैं तो उसमें अक्सर पानी का प्रेशर मारा जाता है, पाइप की तरह उसको साफ़ किया जाता है। तो उसके अंदर जो कीड़े हैं, जो उसके अंदर गंदगी है वो निकाली जाती है, वो भी उसी पानी में जाती है, खून भी उसी पानी में जाता है। और जानवर जो है जब आएगा काटने के लिए तो ये तो है नहीं कि तुरंत वो प्रकट हो जाएगा, उसको एक रात पहले लाया जाएगा ताकि सुबह जल्दी नंबर आए। तो वो वहाँ गोबर भी करेगा, क्योंकि घर पे तो उसने चारा रात को ही खाया होगा, तो सुबह के टाइम गोबर भी करेगा, या रात को आ गया तो भी गोबर करेगा। लाए भले ही वो किसी साधन से हो, गाड़ी से लाए हो या ट्रक से लाए हो, लेकिन वहाँ वो पहले पहुँचेगा ताकि सुबह जल्दी नंबर आए। तो वो जो गोबर है, उस गोबर के अंदर भी आप लोग जानते हैं कि गोबर के अंदर कीड़े नज़र आते हैं। कहीं भी जानवर, चाहे गाय हो, भैंस हो, बैल हो, ये बड़े जानवर,
इसके गोबर में कीड़ा होता है। कीड़ा कहाँ से आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो जानवरों का चारा होता है उसमें जो ज़्यादातर हर आदमी अपनी कमाई 2 पैसे बचत की सोचता है। हर गांव में सब्ज़ी की खेती होती है। सब्ज़ी की खेती में और चाइना में तो ख़ास तौर पे बंद गोभी, जो कि चाइनीज डिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब आप समझ गए होंगे, बंद गोभी जिसका कीड़ा अक्सर लोगों के दिमाग में पाया गया, लोगों के अंदर पाया गया, जिसका इलाज भी बड़ा असंभव और बहुत लंबा होता है। लेकिन वो बंद गोभी का कीड़ा आता कहाँ से? बंद गोभी एकदम जब खेत में होता है तो एक फूल की तरह होता है। उसके चारों तरफ पत्ते होते हैं जो कि फैले होते हैं, और बीच में फूल जो होता है वो बंद होता है। रात को जब ओस पड़ती है, ओस का पानी सुबह के टाइम पहली किरण के साथ ही पत्तों की जड़ों में, पत्तों के नीचे कटोरी टाइप होता है जो किनारे पे पत्ते फैले होते हैं, उसमें आके इकट्ठा हो जाता है। किसान जब बंद गोभी बेचने के लिए जाता है, वो नीचे के पत्ते तो वहीं छोड़ देता है जो जानवरों के काम आते हैं, और बीच का फूल अगले काम में ले लेता है, चाहे वो अपने मार्केट में बेचे या कहीं उसको सब्जी मंडी में बेचे। तो वो जो पत्ते हैं ना तो उसको धोया जाता है ना उसको साफ़ किया जाता है, वो डायरेक्ट जानवर के आगे डाले जाते हैं। तो उसमें जो कीड़ा होता है वो कीड़ा एक चावल की तरह होता है। ये मैं अपनी आंखों से पहले देख चुका हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस सारी उम्र का है। 70 साल 68 साल की उम्र, 67, तो मुझे सारी उम्र का तजुर्बा इन चीज़ों का है। गोबर में भी कीड़े देखे, बंद गोभी में भी कीड़े देखे, और बाकी सब्जियों में तो होता ही है, लेकिन इतना नहीं होता जितना बंद गोभी में होता है। और उसके नीचे वाले पत्तों में ही होता है, ऊपर का फूल में नहीं होता है, क्योंकि ऊपर बंद होता है, टाइट होता है, सख्त होता है। जो बाहर पत्ते खुले होते हैं, ओपन होते हैं, जो फूल बना होता है उसकी जड़ों में कीड़ा होता है। तो वो किसान जो है अपने लिए रख लेता है या अड़ोस पड़ोस में दूसरे आके लोग ले जाते हैं, तो सारा वो जानवरों के आगे जाता है। उससे कीड़ा जो है वो जानवर के पेट में पहुंच जाता है। अब जानवर के पेट में पहुंचेगा और वो कीड़ा इतना है कि वो जल्दी हजम भी नहीं होता, या तो गोबर के रास्ते निकल जाएगा या पेट में रुक जाएगा। आखिर वो जानवर का कीड़ा गोबर के साथ वो पेट में जो रुका हुआ था कीड़ा वो और खून, ये सब एक नाली में जाता है। जब एक नाली में जाएगा तो उस पानी को, जिसमें गोबर भी है, जिसमें कीड़े भी हैं और जिसमें खून भी है, ये सारा एक नाली के रास्ते कहीं दूर फेंक दिया जाता है, ये छोड़ दिया जाता है। ऐसा चाइना में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाइना में चमगादड़ जहाँ पाए गए, वो चमगादड़ों में कोरोना पाया गया, वो कीड़ा जब विकसित हो जाता है तो पानी सूख जाता है, और उसमें वहाँ खून की मात्रा जम जाती, काला पड़ जाता है, और कीड़े जो होता है वो उसके अंदर ही पलते रहते हैं। और जैसे ही मौका मिलता है वो उससे बाहर को आते हैं, तो वहाँ चमगादड़ों का जंगल है, वो जंगल से चमगादड़ आके उसके ऊपर झपटते हैं अपने खाने के लिए। नतीजा क्या होता है कि जिस समय वायरस छोड़ते हैं, अब इतना छोटा जो चावल जैसा कीड़ा है, तो उसका लार्वा भी तो उस हिसाब से होगा, तो वो लार्वा उनके पंखों में चिपक जाता है और वो इंसानों तक, बस्ती में जो आपकी मार्केट वहाँ मीट बाज़ार है, वहाँ तक शाम को लोग अपना जो है कचरा वचरा छोड़े आते हैं, वो वहाँ खाने आ जाते हैं रात को, तो वहाँ वो फैल जाता है, वो किसी न किसी में चला जाता है। इस ढंग से ये शुरुआत हुई। अगर वैज्ञानिक चाहें तो यहाँ से ये पैदा हुआ वो लाल कीड़ा, खूनी कीड़ा, जो खून से पैदा हुआ, खून में पला, खून में बड़ा हुआ और खून में उसने वायरस छोड़ा। उस वायरस को रोकने के लिए अगर हम लोग कोशिश करें तो हम कोरोना को पूरी तरह रोक सकते हैं। इसके लिए हमको अपने क्षेत्र में, चाहे वो ब्रिटेन हो
चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे देश हो, अरब हो या और देश हो, जहाँ जहाँ भी कोरोना फैला हुआ है, उस देश के बूचड़ खाने जहाँ जानवर काटे जाते हैं, सेम बिल्कुल चाइना की तरह ही जानवर को काटा जाता है। चाइना की तरह ही वो जानवर घरों में, गाँव में, देहात में हर तरह का चारा खाते हैं जिसमें कीड़ा उनके अंदर जाता है। वही कीड़ा जो है वहाँ वायरस बन के वो आम जनता को परेशान कर रहा है। अगर वैज्ञानिक और वहाँ के लोग चाहते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए तो उसके जहाँ गंदगी निकलती है बूचड़ खाने की, वहाँ पे ही अपना केमिकल या दूसरे अपना किसी साधन से और आसपास स्प्रे करके रोका जाए तो इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं हूँ जगदीश नारंग, रुद्रपुर।